नमस्कार, खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकल गुप्ता। चलिए हरियाणा की कुछ खास खबरों का रुख करते हैं। अंबाला कैंट के लॉर्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल में विराट हास्य कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें हरियाणा के खेल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। आपको बता दें कि महावीर जयंती के तहत विराट हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बोले भाई अन्ना का मिसयूज किया सालू और मफलर ने सरकार बनाई, घर में घर घर के चाट गए मलाई। अनशनम न करे, टेंशन न करे, प्रवचन न करे, सत्ता लगी इनके नाम। गंदी बात यहाँ पर हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता रहा है। जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने भी लगभग कुछ आयोजनों को छोड़कर सब में मैं सुनने जरूर आता रहा हूँ। अंतर इतना है, पहले मैं पीछे बैठता था, मैं आगे सबसे पहले अशोक ने हमारे कार्यक्रम में देर से आने पर हमारा स्वागत किया। वहीं देर रात सूरजकुंड थाना पुलिस ने फरीदाबाद के सेक्टर 21 क्षेत्र से होंडा सिटी और वर्ना कार पर एमएलए विधानसभा का नकली स्टिकर लगाकर नोएडा शराब सप्लाई करने के आरोप में 2 स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया है। एक आरोपी स्टूडेंट ने पुलिस से बचने के लिए वर्ना कार पर रेड लाइट लगा रखी थी। पुलिस ने कारों से अंग्रेजी और देशी शराब की 31 पेटी बरामद की हैं। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि आरोपी एक स्टूडेंट के पिता बिजली बोर्ड में कर्मचारी हैं और जबकि दूसरे के पिता एक प्राइवेट कंपनी में सीईओ बताई जा रहे हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर नीमका जेल में पहुंचा दिया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर 21C सेक्टर में ग्रैंड विस्टा सोसाइटी है, उसके अंदर से दो कार पकड़ी है, एक होंडा सिटी और एक वर्ना। इन दोनों कारों में 25 पेटी शराब देसी और 6 पेटी शराब अंग्रेजी, टोटल 31 पेटी शराब की बरामद हुई है। इनमें 2 लड़के हमने गिरफ्तार किए हैं, जिनको आज कोर्ट में पेश किया है और जल्दी से चलेगी। जी, गाड़ियों पर बताया जा रहा है कि एमएलए के स्टिकर लगे हुए थे। कहाँ के हैं ये एमएलए और क्या रिलेशन है इनके साथ एमएलए का? दोनों गाड़ियों पर एमएलए दिल्ली विधानसभा वर्ष 2013 के स्टिकर लगे हुए हैं, वो हमने अब कब्जे में ले लिए गाड़ियों से उतार के। और उनमें से एक वर्ना कार है, उस पर रेड लाइट भी लगी हुई थी। ये स्टिकर जो हैं असल स्टिकर के फ़ोटो खींच के तैयार किया हुआ है, वो हमने इनसे जोड़ दिया। तो क्या पूछताछ में बताया इन्होंने कि रेड लाइट भी ऊपर लगा रखी है और प्लस में एमएलए के स्टिकर भी लगाए हुए हैं, तो किससे संबंध रखते हैं, किस नेता से संबंध रखते हैं, ऐसा कुछ बताया इन्होंने? किसी नेता से कोई संबंध नहीं रखते अभी तक, किसी जांच से पाया है। किसी एमएलए की गाड़ी खड़ी हुई थी, उससे फ़ोटो खींच के उसके आधार पर ये स्टिकर इन्होंने तैयार किए हैं और रेड लाइट लगा ली ऊपर गाड़ी पर प्रशासन को धोखा देने के लिए, ताकि इन गाड़ियों को रोके नहीं, वो इनके काम में रुकावट ना आए। दोनों आरोपी के क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? एक आरोपी है ऋषभ, ये ग्रैंड विस्टा का रहने वाला है, ग्रैंड विस्टा सोसाइटी सेक्टर 21C। दूसरा आदित्य है, ये बिजली बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 23 फरीदाबाद वहाँ का रहने वाला है।
वहीं फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी में 20 दिन पहले हुई एक घर में लूटपाट और वृद्धा की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझाते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मृतका आरोपी युवक की मुंह बोली बुआ थी। आरोपी ने बताया है कि पैसे के लालच में अपनी मुंह बोली बुआ की उसने गला घोंटकर हत्या कर दी थी और नकदी और जेवर लूट कर फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक मनीष ने अपने कबूलनामे में कहा है कि उसने घर में खाने के लिए राशन नहीं था, जिसके चलते वह लूट की नीयत से अपनी बुआ के घर गया और वहां बुआ ने जब लूट का विरोध किया तो उसने गला दबाकर अपनी मुंह बोली बुआ की हत्या कर दी। मेन हमारे से ये बॉर्डर के इंचार्ज यही है। तकरीबन एक केस बचा है, बाकी सभी मर्डर केस ट्रेस है। जब ये 24/3 को ये मर्डर हुआ था, जो 63 साल की जो औरत थी, इसलिए जो ये मर्डर ट्रेस किया है, ये इसको बुआ कहता था, मुँह बोली बुआ। जब से आया कुछ पैसे मांगने के लिए आया था, तो उसने पैसे भी नहीं दिए, उसको उल्टा सूधा बोला, तो उसने गला घोट के मार दिया, उसको कुंडल लेकर सामने। क्या नाम था महिला का? कब कितने दिन के बाद पुलिस ने आरोपी तक पहुंची है? किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये आरोपी हत्या चढ़ा है? ये 24/3 को मर्डर हुआ था। क्या नाम था? प्रेमलता। तो हत्या का क्या मकसद लूटपाट था या क्या कोई और भी मकसद था? हत्या का 2 कारण था। एक तो उसकी बुआ ने ये कहा आने के बाद कि आप कौन सी कास्ट से शादी करे आए, तो मेन बात उससे भी गुस्सा हुआ था वो। अंबाला हिसार को जोड़ने वाला NH 65 अब बड़ा सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। कुरुक्षेत्र और अंबाला जिले में इस कस्बे को चौड़ा करने का काम शुरू ना होने पर कांग्रेस 7 अप्रैल को इस्माइलाबाद कस्बे से 3 दिवसीय रोष मार्च शुरू करेगी। शाबाबाद के पूर्व विधायक अनिल धंतौली 7 अप्रैल से इस्माइलाबाद से ये रोष मार्च शुरू करेंगे। ये रोष मार्च 9 अप्रैल को अंबाला से संपन्न होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर भी इस यात्रा में शामिल होंगे। इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रही है। सात तारीख को लगभग 2 बजे इस्माइलाबाद से शुरू होकर के हम रोष पद यात्रा निकाल रहे हैं और ये पद यात्रा इस्माइलाबाद से शुरू होकर के और अंबाला तक जाएगी और 2 दिन का इसमें समय लगेगा। और 9 तारीख को सुबह 10 बजे अंबाला हिसार रोड जो है ये उसके निकाल रहे हैं ताकि उसको जल्द से जल्द चौड़ा किया जाए। जनता को जो दिक्कतें हैं उस सड़क के ऊपर कई गांव हैं और उन गांवों में दिक्कत है और जनता को बहुत दिक्कत ये है कि आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते हैं और कई एक्सीडेंट आ चुके हैं। आप डाटा उठा करके देखेंगे तो कारण मृत्यु वहाँ हो जाती है। तो जनता इसके लिए मांग कर रही है कि इस रोड को जल्द से जल्द चौड़ा किया जाए। तो हमारी ये पद यात्रा जो है 7 तारीख को इस्माइलाबाद से शुरू होकर के और 9 तारीख को सुबह 10 बजे उपायुक्त महोदय अंबाला पहुंचेगी और उनको जाकर के मोमेंटम। इसमें किन नेताओं को इन्वाइट किया? इनमें कांग्रेस के, ये हमारा एक लोकल मुद्दा है अंबाला और कुरुक्षेत्र से जुड़ा हुआ। वहाँ इस एरिया के जितने भी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं अंबाला और कुरुक्षेत्र से, सबको इसमें इन्वाइट किया गया और सब लोग आएंगे भी इसमें। और बड़े बड़े नेताओं को भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मौजूदा श्री अशोक तंवर जी और हुड्डा साहब, इस सबको हमने न्योता दिया गया। लंबे अरसे से विवादों में फंसा हुआ फरीदाबाद के 1 नंबर पुरानी सब्जी मंडी खोखा कब्जाधारियों का मामला आखिरकार सुलझ ही गया। नगर निगम ने भारी पुलिस बल और कई JCB मशीनों की मदद से 1 नंबर मार्केट में बनी सब्जी मंडी की सैकड़ों दुकानों को धराशाही कर दिया। देखिए एक रिपोर्ट।
हमें ये कहना है कि ये बिल्कुल सरासर नाजायज़ काम किया है पुलिस और नगर निगम प्रशासन ने मिलकर। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। जो ये खट्टर साहब हैं उनकी देख रेख में सब ये हुआ है। और जो सीमा त्रिखा विधायक जो है हमारे यहाँ की, उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की, एक बार भी हमारे यहाँ पर मौके पे नहीं आई। कह रहे हैं कि जिनकी दुकानें जो है डिमोलिश की गई हैं उन्हें जो है दुकानों के प्लॉट दोबारा से अलॉट किए जाएंगे। नहीं, वो फ्रॉडी काम है। मैं आपको सन 90 का ऑर्डर दिखा सकता हूँ, चीफ सेटलमेंट कमिश्नर रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट का। ये जगह रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट की है जो नगर निगम को डेवलपमेंट करने के लिए दी गई थी, लेकिन उसके आधार पर इन्होंने क्या किया, 22 गज की दुकानें थी जो रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट में, आज भी मेरे पास RTI है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो उसमें इन्होंने 22 गज को 13 गज कर दिया दुकान का, और जब 90 दुकानें थी तो इन्होंने 236 दुकानें कर दी और 236 अलॉटी कर दी है। एक फ्रंट फ्रॉडी है। नहीं, ये जो मार्केट है, आपको ये दुकानें आपके पास लीज पे थी, कैसे थी? नहीं, ये हमारा अनऑथराइज्ड कब्जा था जो ऑलरेडी कितने सालों से? ये कम से कम 50 सालों से। 50 सालों से। ये साथ में ये शक्ति सेवा दल है, ये भी अनऑथराइज्ड इसी जमीन पर है। एडजॉइनिंग लैंड, इसको एडजॉइनिंग लैंड कहते हैं। ये हमारी एडजॉइनिंग लैंड है, इसकी रजिस्ट्री हो गई है और हमें यहाँ से तोड़ा जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो मैं 32 साल हो गया मैं बैठा हूँ, उससे मैं पिताजी बैठते गए, तो मैं 32 साल से हो गया बैठा हूँ। मैंने 10 बार एप्लीकेशन दी है कम्प्लेक्स में, कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरा नाम भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, और मैं बैठा हूँ। जो जिसकी जगह भी नहीं है उसको दुकान दे है, जो मैं बैठा हूँ मेरे को दुकान नहीं देगा जी। अब बताओ मैं क्या करूं? तो आप क्या सोचते हैं जो कार्रवाई हुई है वो सही हुई है? सारी गलत कार्रवाई हुई है जी, सारी गलत रोड काम हुआ है जी। एक आदमी की 10-10 दुकानें हैं, जो हम एक दुकान पे बैठे हुए हैं। पान आपको अलॉटमेंट नहीं है? नहीं, अलॉटमेंट नहीं थी। आपको अवैध करार दिया? अवैध करार दिया क्योंकि आप अवैध है, और जो मेरे बाद आए हुए हैं ना उनको दे दिया। इसके लिए आप कोर्ट में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? भाजी मैं कोर्ट में, मैंने तो उनको कमिश्नर को भी कह दिया मैं कोर्ट में नहीं जा सकता जी। मैं किडनी पेशेंट आदमी हूँ, मैं कोर्ट में मैं बीमार हूँ, मैं आए दिन अस्पताल में जाता है। जो आपके दूसरे साथी है आसपास के, जो कोई मदद करने वाला नहीं है जी, गरीब आदमी की बात। ये हमारी पुरानी सब्जी मंडी की साइट है और ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला डिसाइड हो चुका है। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट में इसमें कंटेम्प्ट लगी हुई है, जिसमें मई के पहले हफ्ते में तारीख लगी हुई है। तो इसमें हमने इनको, जितने यहाँ लोग थे, इनका पहले सर्वे हो चुका है, एलिजिबल है, सबको यहीं पर ही पूरी की पूरी मार्केट अलॉट करनी है। उसको उनके ड्रा हो चुके हैं, उनको प्लॉट नंबर मिल चुके हैं जी। तो हमने इसको डेवलप करके उनको पोजीशन हैंड ओवर करना है। ओके, इसीलिए जो है पूरा का पूरा जो एरिया खाली करवाकर और प्लेन किया जा रहा है? हाँ जी, प्लेन किया जा रहा है। तो उसके बाद नगर निगम की तरफ से ही उनको जगह अलॉट की जाएगी नंबर वाइज? नगर निगम की तरफ से ऑलरेडी अलॉटेड है जी, उनको शॉप से अलॉटेड है, उनका बस हमने अब क्लियर करके पोजीशन हैंड ओवर करना है। कुछ लोगों ने इलीगल ये सारा इंक्रोचमेंट की हुई थी, वो हटा के तभी ये संभव होता है। देखो जी, ये सन 1955-56 से बसा है ये सब्जी मंडी का एरिया, और बाखूबी लोग यहाँ रहे। बिजली, पानी, सीवरेज की हर तरह की मुफ्त सुविधा भी नगर निगम से मिली है, और नगर निगम ने इसके एवज में मकान दिए हैं वहाँ पर 23 में, और 50-50 गज के। सरकार ने इस जगह को उजाड़ा तो है, लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छा सराहनीय कदम ये है कि अब लोग जो यहाँ से जाएंगे, कम से कम अपने बच्चों को सही ढंग की शिक्षा, सही मकान में। तो यहाँ तो एक झुकी थी, आज अगर उन्होंने 50 गज का मकान दे दिया, तो मेरा कहने का भाव ये है कि दर्द तो है जाने का कि किसी जगह पे आदमी 55 साल, 50 साल, 52 साल काट दे और उस जगह से उजड़ना पड़े, तो बहुत ही दर्द भरी बात है। ये जमीन जो है रिहेबिलिटेशन की थी? जी, ये रिहेबिलिटेशन की थी। रिहेबिलिटेशन ने 95 में नगर निगम को हैंड ओवर कर दी थी। ये 1988 में भी इसका सर्वे हुआ था। 88 में दुकानें और मकान ऐड करके दे दिए गए थे, लेकिन कुछ लोग जाना नहीं चाहते थे या कुछ लोगों को नहीं मिला था, तो इस वजह से ये प्रोग्राम कोर्टों में चला गया। पहले ये लोअर में गया, फिर सेशन में गया, फिर हाई में गया, फिर सुप्रीम में गया, तो सुप्रीम कोर्ट में भी इसको रिट को खारिज कर दिया। तो आज इसके सिवा कोई और चारा था नहीं नगर निगम, क्योंकि नगर निगम ने 7 तारीख को जवाब देना, 7 मई को। तो कहने का भाव ये है कि दर्द तो बहुत है,
क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ये वो सब। कितनी आज भी कहते हैं 90 दुकानें धाराशाही की गई हैं करीब। 90 क्यों की गई हैं? मतलब कागजों में 236 हैं, लेकिन हम 236 अलॉटमेंट है। हाँ, अलॉटमेंट की लिस्ट 236 तैयार है जी, लेकिन 236 की अलॉटमेंट है। जेन्युइन मेरे ख्याल से 150 के लगभग होंगी या 155 के। यहीं पे लोगों को दुकानें दी जाएंगी प्लॉट काट के? हाँ, यहीं पर प्लॉट दे रही हैं, दुकानें काट के दे रहे हैं। नगर निगम की इसमें कहीं भी कोई कमी किन लोगों को मिलेंगे जिन्होंने 1990 में पैसा जमा करवा रखा है, वही वैध हैं? ऐसा है। उसके बाद लोग रह गए थे यूनियन के चक्कर में, कि दो यूनियन थी। एक यूनियन ने अपना रिटायर कर दी और एक ने पहले ले लिया, ये हमारे साथ नहीं है। जो जिसके साथ नहीं चला उसने उसके अगेंस्ट लिख के दे दिया। तो सर्वे हुए बार बार, तो ये 190 दुकानें, फिर तकरीबन उनमें से 175 रह गई थी, 175 दुकानें, फिर 61 दुकानें, फिर 11 दुकानें। तो 11 में से भी अब 3 दे दी। मेरा एक सवाल है कि जो लोग यहाँ पे पहले बसे हुए थे उन्हें जो है उजाड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, इस जगह को प्लान करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसमें डिस्प्यूट क्या था? कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। मेरी बात सुनो, सरकारें हमेशा पास साफ एरिया देती हैं। ये स्लम में गिना जाता था, साथ में मार्केट है, स्लम एरिया गिना जाता है। हाँ, साथ में मार्केट है। और ये अगर सारी दुकानें बन जाएंगी तो एक तो नगर निगम को रिन्यूअल आएगा, दूसरा मैं इसकी बात की बिल्कुल भी निंदा नहीं करता, मगर दर्द है। मगर बदले में दुकान दी है। आज अगर लोग बैठे हुए थे तो नगर निगम ने दुकान दी। अच्छा, कई लोग ऐसे हमें बाहर मिले, वो कह रहे हैं जी हमारी दुकान थी, हमारा नाम ही नहीं है, हमें नहीं मिल रही। बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जो 88 का सर्वे है, 91 का सर्वे है, उसके आधार पर अब उसके बाद लोग आगे अगर बस जाएंगे। उन टाइमों में लोगों से पैसा भी जमा करवाया था नगर निगम ने? हाँ जी, बिल्कुल 27,500 रुपए के लगभग। अब कितने गज की दुकान दी जाएगी? अब दुकान दे रहे हैं ये लोग 8 बाई 15 8 बाई 15 फीट जी। और उसमें ड्रा निकलेगा, कौन आगे आएगा कौन नहीं? ड्रा निकला हुआ था, नंबर ऑलरेडी चिन्हित है। ओके, हर व्यक्ति को अपना अपना। तो और अब उसी के हिसाब से उनको प्लॉट काट के दिए जाएंगे, वो वहाँ बना सकते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि कानूनी प्रक्रिया है, कोई नाजायज नहीं है? नाजायज नहीं है मेरे हिसाब से। मेरी जो अंतर्दृष्टि देखती है वो ये है कि लोगों को सुखित जगह मिलेगी। खबर हरियाणा में अभी के लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। So, खबर 24 आवर्स के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से कीप वॉचिंग खबर 24 आवर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, और इसी तरह से खबर पहुंचाते रहिए सबको 24 घंटे 24 आवर्स। आप लोग देख रहे हैं खबर 24 आवर्स। हम हैं तो सच है। मैं मेघना मलिक, आप सब लोगों को मेरी नमस्ते, राम राम, बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं यही चाहूँगी कि आप लोगों का 2015 एक बहुत ही खूबसूरत साल रहे। आपके जो जो सपने हैं वो पूरे हों, और आप एक खूबसूरत मकसद में अपना ये मकसद, एक खूबसूरत मकसद लेकर आप अपना ये 2015 पूरा करें। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बीते कई दिनों से रेवाड़ी के काली माता रोड पर स्थित प्राचीन श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर और आरएसएस द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर का विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीते दिन भारी राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस ने आनन फानन में जहां मंदिर कमेटी के प्रधान समेत 4 सदस्यों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर दिया था, वहीं इस मामले को लेकर
दोनों पक्षों में भारी तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मंदिर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है और दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। अगर किसी तरह विवाद बढ़ाओगे इसमें सबका नुकसान। प्यार के बात करोगे बैठ के, किसी का कुछ नहीं। सुन लो मेरी बात, ये आप जैसे 10 आदमी 20 आदमी रोड़ा मचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनसे आज तक किसी इनको बैठा देंगे। अगर सुन ले मेरी बात, अगर मिलने आए थे तो सर 4 दिन बाद में भी खड़ी हो जाएगी, डिप्टी साहब के वहाँ बैठे। वहीं साइबर सिटी गुड़गांव में बलात्कार का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। गुड़गांव के शशांक लोक में गुड़गांव पुलिस को 3 अप्रैल की रात थाना शशांक लोक पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक महिला को बिल्लू नाम के एक युवक ने किडनैप कर लिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए एक रिपोर्ट में। ये रात करीबन 1 बजे हमारे को पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक लोकल बदमाश है जिसका नाम बिल्लू है, उसने किसी लेडी को जबरन अपने पास बंधक बना के रखा हुआ है पिछले 4 दिन से। उसके ऊपर हमारी पुलिस पार्टी वहाँ मौके पे पहुँच गई थी और उसके कमरे का ताला तोड़ करके जब अंदर खोला गया तो उसमें वाकई ही एक
वेस्ट बंगाल ओरिजिन की एक लेडी जो यहाँ लोकल DLF एरिया में अपना हाउसमेड का काम करती है, वो वहाँ पे पाई गई और उसके बाद पुलिस ने उसको वहाँ से बचाया और अपना पुलिस स्टेशन ले आई और उसके बयान पे बाद में हमने उस बदमाश के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किया। सर, ये बिल्लू कहाँ का रहने वाला है सर, और इस लेडी के साथ इसका क्या रिलेशन है? बिल्लू जो लोकल वज़ीराबाद गांव का रहने वाला है और यहाँ लोकल इसमें शैंटीज़ बना के लोगों को किराए पे दे रखी हैं। इस तरह का ये बिज़नेस यहाँ करता है और इसके साथ कोई इसके डायरेक्ट संबंध नहीं है। क्या किस धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है? हाँ, ये मामला हमने किडनैपिंग, रेप, एक्सटॉर्शन और फिज़िकल एब्यूज़ की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। गुड़गांव के पटौदी इलाके में एक MA की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पटौदी की रहने वाली पीड़िता आश्रम हरि मंदिर से MA की पढ़ाई पूरी कर रही थी। 30 जनवरी को पड़ोस के गांव का रहने वाला हिमांशु नाम का युवक कॉलेज से पीड़िता को नौकरी दिलाने के बहाने बाहर बुलाया और फिर नशीला पदार्थ सुंघाकर छात्रा को कार में बैठा लिया। हिमांशु पीड़िता को रेवाड़ी ले गया, जहां अपने 3 साथियों के साथ उसने मिलकर छात्रा का गैंगरेप किया। पीड़िता की खराब हालत को देखकर आरोपियों ने पीड़िता को रेवाड़ी के नीलकंठ अस्पताल में भर्ती कराया और फिर पीड़िता के परिवार वालों को सूचित कर दिया। हमें सूचना मिली थी कि एक लड़की जो कि पटौदी किसी अस्पताल में एडमिट थी, उनके साथ गैंगरेप की सूचना हमें मिली है, जो कि वो यहाँ पे रेफ़र हुई हैं गुड़गांव। तो हमने आज उनके बयान नोट किए हैं। मुकदमा दर्ज हमने 2 तारीख को ही कर दिया था उनके पेरेंट्स के बयान पे और आगे की कार्रवाई जारी है। इन्होंने कहा है कि मेरे साथ 2 या 3 लोगों ने गैंगरेप किया है और मेरे को ज़बरदस्ती गाड़ी में उठा के ले गए हैं। कहाँ? रेवाड़ी? धारूहेड़ा के करीब की ये वाक़या बता रही हैं। तो अभी हम मौका भी देखें के लिए क्या कुछ है तब कुछ आरोपी हमने मेन आरोपी जो इन्होंने बताया है वो हमने गिरफ्तार कर लिया है। अब बाकियों की तलाश जारी है। मेरे लड़के के साथ जी 3 बंदे थे और आश्रम हरि मंदिर में पढ़ती थी और वहाँ से जो उठाया गया नशीली चीज़ पिलाकर और उसको उठा के और रेवाड़ी ले गए और नशीली चीज़ ड्रग्स वगैरह पिलाई। नशे के बाद जो है ना वहाँ मैं पहुँचा और पहुंचने के बाद जो उन्होंने फरार हो गए बिल्ली और फरार होने के कारण फिर मैं उनका बिल करके और फिर वापस अपने लड़के को लेकर और अपने घर आ गया। अच्छा, ये कब की घटना है? ये जी 30 जनवरी की बात है। 30 जनवरी। लड़की किस स्कूल में पढ़, किस कॉलेज में? ये जी हरि मंदिर आश्रम पटौदी। अच्छा, MM में है? हाँ जी, 14वीं में। 14वीं में जी। अच्छा, उसको ले गए कौन कौन से लोग हैं? ये जी 3 बंदे हैं। हिमांशु। अच्छा, बाप का नाम? विजय वकील इंसापुरी, गांव इंसापुरी। और जी 2 बंदे के मेरे को पता नहीं ये कौन है कौन नहीं। अच्छा, उसने ये कहा कि भाई अपनी लड़के को बताना तो बता लो, नहीं तेरी लड़की जो मरेगी। मेरे तो कौन है? बोले मैं जो है हिमांशु और मेरा पिताजी जो है विजय वकील है और तेरे से जो करना है तो कर ले, नहीं तेरी लड़की बचेगी नहीं और तो यहाँ से इसका बिल देकर वापस ले जा। अच्छा, तो उसके बाद आप गए रेवाड़ी? मैं जी रेवाड़ी गया। रेवाड़ी जाने के बाद में जो है मैंने बिल दिया डॉक्टर से और डॉक्टर बिल देकर मैं लड़के को घर ले आया। गुड़गांव के निजी स्कूलों में 134A के तहत वीकर सेक्शन के बच्चों को दाखिला देने से आनाकानी करनी शुरू कर दी है। दरअसल 134A के तहत ये प्रावधान है कि निजी स्कूल कम से कम 10% BPL परिवार के बच्चों को अपने यहाँ दाखिला देंगे, लेकिन नए सेशन 2015-16 में निजी स्कूलों ने खर्चा का हवाला देते हुए गरीब बच्चों के दाखिले पर आनाकानी करनी शुरू कर दी है। गुड़गांव प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ काउंसिल की अध्यक्षा की माने तो निजी स्कूलों में खर्चा ज्यादा है, ऐसे में एक्स्ट्रा बच्चों को पढ़ाना कठिन होगा। ये बेसिकली 134A एक्ट ये लागू करना चाह रही थी गवर्नमेंट, जिस 134A को कई बार ये बदली कर चुके हैं। शुरू में ये बेसिकली 3% विकलांग लोगों के लिए था, लेकिन धीरे धीरे इसमें अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट होती चली आई हैं और फाइनली ये जजमेंट आई है। लेकिन अभी भी जजमेंट हमें रिसीव नहीं हुई है, मेरे को सिर्फ वकील के थ्रू पता लगा है, लेकिन अखबारों में इसके डिफरेंट वर्जन है। हर एक व्यक्ति इसको अब अपने ढंग से सोच रहा है कि इसमें क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा,
बेसिकली जो एडवोकेट से पता लगा है वो ये है कि आरटीबी लागू होगी क्लास 1 के लिए सिर्फ, लेकिन क्लास 2 से 8 तक इसमें 134A लागू होगा, जिसमें सरकार ये जितना भी खर्चा आएगा उसको रीएम्बर्स करेगी, जो उन्होंने अपना सोचा हुआ है। और 9वीं से 12वीं के लिए उन्होंने बोला कि सिर्फ जो सरकारी स्कूल चार्ज करते हैं फीस, वही स्कूल ये लोग चार्ज करेंगे। पर मेरा इसमें सोचना यूँ है कि सरकार ने पहले ही एक एफिडेविट दे के रखा है कोर्ट में कि हमारे पास बहुत सारे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं जो कि पर्याप्त हैं, जिससे कि जितने भी BPL और EWS बच्चे हैं उनको एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला ट्रेंड शुरू हो गया कि अगर उनको मौका इन स्कूलों में देना शुरू कर देंगे तो सरकारी स्कूल तो बिल्कुल ही खाली हो जाएंगे, बिकॉज कोई माँ बाप आजकल ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड और लेवल इनको उठाना पड़ेगा। अभी भी एक ट्रिब्यून के अंदर पिछले हफ्ते एक खबर आई थी जिसके अंदर कम से कम 1 लाख के करीब सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं ऑल ओवर इंडिया। हरियाणा की मेरे को सिचुएशन नहीं मालूम कि क्या है, लेकिन बेसिक मुद्दा ये है कि पूरा का पूरा इशू डाइवर्ट हो गया है, मे बी पब्लिक प्रेशर की वजह से, जिसमें कि कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो कि ये प्रेशर डाल रहे हैं। अगर एक्चुअली देखा जाए तो जितने भी गरीब बच्चे हैं जो सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, या ये रैग पिकर्स हैं, ये लोग अभी भी स्कूल से बाहर हैं। एडमिशन का टाइम चल रहा है, 1 तारीख से एडमिशन शुरू हो गए हैं। 134 में हमारे जितने भी प्राइवेट स्कूल है रिकॉग्नाइज, उनमें 10% BPL बच्चों को दाखिला दिया जाएगा, और जो स्कूल हुड्डा की ज़मीन पर खड़े हुए हैं उनको 20% और करवाएंगे पक्का। आज 3 तारीख को BO ने अपने अपने लेवल पे कमेटी गठित कर ली है और 100% करवा के देंगे। 31 मार्च तक कोई और बात थी, अब नया सेशन शुरू हुआ है और हम ये नहीं हो सकता कि सरकार की कोई भी नीति यहाँ तक ना पहुँचे, उसको हम पूरी तरह से पूरी ना कर सकें। सरकार पैसा देगी या फीस देगी या नहीं देगी ये अलग बात है, लेकिन हम ये कब कह रहे हैं कि इनको बिल्कुल ही फ्री में कर दो। ये अपने पूरी करें, अपने कागजी कार्रवाई पूरी करें, लेकिन 10% बच्चों को दाखिला इनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा देना कोई फ़ायदे का सौदा नहीं होता। ये जनहित का कार्य है और जनहित के कार्य में कोई भी मना नहीं कर सकता। वहीं होडल में किसानों की बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसल का जायजा लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पलवल पहुंचे। साथ ही हुड्डा ने कई गांवों का दौरा भी किया। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की फसल काटने के बाद गिरदावरी कराएगी। हुड्डा ने यह भी कहा कि सरकार किसानों को 30,000 रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी सरकार ने किसानों को 30,000 रुपए का मुआवजा नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ सड़कों पर उतरेगी और किसानों का हक दिलवाकर रहेगी। देखिए, अभी मैं मेवात, पलवल यहाँ जिलों में देखा और जिलों में बहुत नुकसान हुआ है। कल मैं जा रहा हूँ भिवानी और जगह। इतना भारी नुकसान पहले मैंने कभी नहीं देखा। और अब के जो किसान पे जो कहर टूटा हुआ है, पहले इसकी धान की फसल पिटी, फिर इसकी कपास पिटी, जो भाई कपास बोते हैं, जो पॉपुलर बोते हैं पॉपुलर पिटा, आलू पिटा, बाजरा पिटा। और गेहूं की जब बिजाई की बारी आई तो किसान खुद पिटा, तो खाद का जब यूरिया लेने गया तो थाने में उसको खाद मिला। और अब जो है कुदरत ने जो मार मारी है, जहाँ ओलावृष्टि हुई, कहीं बारिश हुई है, मैं समझता हूँ इतना भारी नुकसान पहले मैं कभी नहीं देखा। और इसी वास्ते जो मेरा केंद्र सरकार से और हरियाणा सरकार से ये आग्रह है कि किसान की मदद में उतारना चाहिए। किसान आज बर्बादी की कगार पे खड़ा है। मुआवजा कम से कम 30,000 रुपया प्रति एकड़ जो है, जो 100% इसका नुकसान। खबर हरियाणा में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर 24 आवर्स। नमस्कार।
घोटाले मामले की जगन्नाथ मिश्रा ने सीबीआई कोर्ट में समर्पण कर दिया है। आप 2 बॉल के बाद धोनी बॉलर के पास पहुंच जाते हैं और उनको समझाने लगते हैं। कुछ लग रहा है कि आपसी सामंजस्य अब बेहतरीन यहाँ पर नजर आ। जी बिल्कुल कह सकते हैं। माता ने बुलाया।